नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस दौरान एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के लीडर यहां पर मौजूद रहे। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और कई सांसद विधायक भी शामिल रहे। आपको बता दें कि पीएम ने सुबह 9:30 बजे दशाश्वमेध घाट पहुंचकर पूजन अर्चन किया। पीएम को देखने के लिए घाट पर समर्थकों की भीड़ लग गई थी। काशी आए पर्यटक भी यहां पहुंचे। ज्यादातर लोगों की भीड़ केवल पीएम मोदी को देखने के लिए होंगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी नामांकन के बाद अब प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे, तो अब उसमें क्या कहेंगे हम आपको अगले चरण में बताएंगे। सबसे पहले सीट का समीकरण की अगर जो बात कर लें तो यहाँ पर जो ये धार्मिक राजधानी कही जाती है, वाराणसी धार्मिक राजधानी कहलाती है और वाराणसी लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों को मिलकर बनी है। अगर बात करें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि वाराणसी कलेक्ट्रेट में पहुंचे और नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने के बाद इन्होंने जो शपथ पढ़ने चाहिए उसको वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पढ़ा और उसके बाद उस पर हस्ताक्षर किए। इनके साथ प्रस्तावक भी थे, सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे और उनके साथ और प्रस्तावक भी थे। तो अपने कागजी सारे कॉलम पूरे किए गए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ को भी पढ़ा और उस पर हस्ताक्षर किया। तो कुल मिलाकर के अगर जो हम कहें कि इस सीट पर, अगर जो इस लोकसभा सीट की हम बात करें तो यह जो लोकसभा सीट है बीजेपी का अब गढ़ हो गई है। 1957 के बाद इस सीट की जहां तक हम बात करें, 1957 के बाद बीजेपी 7 बार और कांग्रेस यहां से 6 बार विजयी रह चुकी है। आज हम इस सीट पर हम चर्चा करेंगे। तो इस सीट पर चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री के नामांकन पर चर्चा करेंगे, यहां के समीकरण को जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ सपा से जितेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और सपा ने तो नहीं, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को उतारा है। हालांकि आप लोग गठबंधन में हैं तो आप लोगों से जो है सपा से भी सवाल तो बनते ही हैं, क्योंकि पिछली बार की अगर जो बात करें तो यहाँ से सपा के जो कैंडिडेट थे वो यहाँ से मात खाए थे। वर्सेस हम पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से कौन कौन चुनाव मैदान में हैं। और अगर वर्सेस को आप फुल स्क्रीन दिखाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख ही रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस से अजय राय हैं जो मध्य में हैं, चंदन तिलक लगाए हुए हैं अजय राय। ये भी अच्छे खासे नेता हैं, इनकी भी पैठ है। और अजय राय ये हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जो तीसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये है बीएसपी से, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से अतहर जमाल लारी। ये 3 जो हैं यहां पर चुनाव मैदान में हैं, और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन जो ये प्रमुख प्रत्याशियों के नाम हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजय राय और अतहर जमाल लारी, ये 3 प्रत्याशी हैं। हम अब चर्चा की शुरुआत करें और विवेक श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से लड़ रहे हैं। धार्मिक राजधानी कही जाती है, अगर जो इसे कहा जाए भारत की धार्मिक राजधानी है तो गलत नहीं होगा। और यहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार इन्होंने नामांकन दाखिल किया। क्या लगता है कि इसी सीट से बार बार नामांकन दाखिल करने और इसी सीट से चुनाव लड़ने के पीछे बीजेपी का तर्क क्या है? प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं,
किसी भी सीट से नामांकन दाखिल कर सकते थे, जीत सकते थे। जी देखिए देवेंद्र जी, वाराणसी धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी है, अध्यात्म का केंद्र है। और जिस तरह से भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो वाराणसी ऐसी जगह स्थित है कि वहां से पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के तमाम प्रदेशों की संरचनाएं आपको वाराणसी से निकलती दिखेंगी। स्वयं मां गंगा भी बनारस से कलकत्ते की ओर प्रस्थान करती है। तो कहना अत्युक्त न होगा कि बनारस या वाराणसी पूरी तरह से अपने आप भारत को अपने आप में समेटे हुए है। भारत की आध्यात्मिक धार्मिक नगरी है, केंद्र है अध्यात्म का। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का झुकाव अध्यात्म की तरफ है और सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक के रूप में आज पूरे देश में, दुनिया में उनकी पहचान है। सनातन संस्कृति के प्रतीकों को उन्होंने चुन करके उसका जीर्णोद्धार करने का, उसको पुनर्स्थापित करने का जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया है और उस राष्ट्रीय वाराणसी जनता का सहयोग है। वाराणसी ने जिस तरह से उनको हाथों हाथ लिया, आज जिस तरह से वाराणसी के लोग उनके ऊपर अपना प्यार उड़ेलते हैं और उन्होंने भी उसको दोगुने प्रवाह से बनारस के विकास की गंगा उड़ेली है। आज जो बनारस अपने भीड़ भाड़ और बुरे ट्रैफिक के लिए जाना जाता था, उस बनारस का दृश्य बदल गया है। अभी मैं कहीं सुन रहा था जी कि 7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक बनारस आ चुके हैं काशी कॉरिडोर के पुनरुद्धार के बाद। तो जिस तरह से पर्यटन की दशा सुधर रही है, पर्यटन से अर्थव्यवस्था सुधरती है और नागरिकों को इसका आर्थिक लाभ मिलता है। ऐसे में कहना अत्युक्त न होगा कि बनारस और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी बनारस की तरफ कहीं सोचना नहीं चाहते और बनारस उनको छोड़ना नहीं चाहता। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से जनता ने कल उनके रोड शो पे अपना आशीर्वाद प्यार उड़ेला है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रचंड मतों से रिकॉर्ड बनाते हुए देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने की यात्रा प्रारंभ करेंगे 4 जून को बनारस से। चलिए ठीक है, हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। शैलेंद्र सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ ब्यूरो हेड हमारे प्रशांत राव, लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे प्रशांत राव भी जुड़े हुए हैं, जो जानकारी देंगे आज, पूरे ब्यौरा देंगे। तो इससे पहले कि हम सपा प्रवक्ता के पास जाएं, ब्यूरो हेड लखनऊ प्रशांत राव के पास आना चाहेंगे और प्रशांत राव से जानना चाहेंगे कि आज नामांकन दाखिल करने तक की क्या सारी स्थितियां रही हैं। सुबह पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद से कब कलेक्ट्रेट पहुंचे और जो ये भीड़ दिखाई दे रही थी पेपर में या वेबसाइटों पे कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे और 20 केंद्रीय मंत्री होंगे, इस तरह की जो बातें थीं ये कहाँ दिखाई दी, कहाँ तक साथ में आए, ये पूरा ब्यौरा हम पहले आपसे जानना चाहते हैं। प्रशांत राव जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस से फिर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगाने की लेकर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए बनारस से टिकट दिया है। तो ऐसे में पूरी बनारस की जनता उत्साहित है कि देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इसी सीट से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं।
तो पूरी काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वरूप को लेकर सड़कों पर आ गई थी। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच चुके थे, जहां आज उन्होंने सुबह बाबा काशी विश्व पूजा अर्चना के बाद जो नामांकन था, इस दौरान मोदी के साथ तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नड्डा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। इस दौरान जो है 11 राज्यों के आज नामांकन के दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री और 30 से ज्यादा यहाँ पर मंत्री मौजूद रहे। अगर इसमें बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह भी मौजूद रहे। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी इस कार्यक्रम में आज पहुंचे थे। पूरा जो जमावड़ा है आज वीवीआईपी मूवमेंट का, वो बनारस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपनी ताकत झोंक दी है। और वहीं देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ा रही है, तो दूसरी ओर बसपा ने यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट पर अपना दांव खेला है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सीट से चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि कांग्रेस के लिए भी दिलचस्प ये सीट होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बार फिर से उन्होंने अजय राय के ऊपर अपना विश्वास जताया है। हालांकि जनता कितना अजय राय को समर्थन करती है तो आने वाले समय में पता लगेगा। अजय राय वाराणसी के पिंडारा सीट से यहाँ विधायक रह चुके हैं। उनके जो भाई कृष्णानंद दिवंगत हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। एक जो हत्याकांड में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अजय राय की जो पृष्ठभूमि है वो भी राजनीतिक है और वाराणसी क्षेत्र में अजय राय का काफी नाम भी है। अगर पूर्व की बात की जाए 2019 के चुनाव की, देवेंद्र जी, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था, तो वहीं अजय राय ने भी चुनाव लड़ा था। अरविंद केजरीवाल को करीब 2,50,000 से ज्यादा यहाँ मत मिले थे, तो वहीं अजय राय को भी काफी मत मिले थे। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताकर एक बार संसद में भेजने का काम करेगी और काशी के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि यहाँ सांसद प्रत्याशी हैं, उनको बतौर सांसद एक बार रिकॉर्ड मतों से जिताने को लेकर काशी की जनता लगातार काम कर रही है। बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां पर वो काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, रणनीति बनाएंगे और इसके साथ ही एक बार जीत के लिए जनता से आह्वान करेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से लेकर और अब तक की सरकार में काशी का विकास हुआ है, मथुरा का विकास हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है और आने वाले समय में काशी के आसपास यहाँ औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी, ताकि जो बेरोजगारी है या जो पलायन का मुद्दा विपक्ष उठाता है उसे कम किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिति हुई थी उसमें बनारस को भी काफी हिस्सेदारी मिली है। यहाँ भी जो इन्वेस्टर हैं वो काफी तादाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यही सब बातें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यहाँ विकास के मुद्दे को लेकर जनता से वोट की अपील करेंगे और उसके साथ हम आएंगे आपके पास। शांत रहो, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ जितेंद्र यादव सपा प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हालांकि विवेक श्रीवास्तव जी से इनका ओपिनियन तो ले लिए हैं, लेकिन सपा प्रवक्ता से एक सवाल बहुत हमारे दिमाग में कौंध रहा है। लेकिन इससे पहले हम प्रतिशत दिखाना चाहेंगे 2019 का। 2019 में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले, यह परिणाम जो है ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। ये लोकसभा 2019 का परिणाम है। 63.6% बीजेपी को, सपा को 18.40% और कांग्रेस को 14.38% यहाँ पर मत मिले हैं। अब हम अपने मेहमानों की ओर रुख करेंगे। ये दिखाना अपने दर्शकों को जरूरी था। यहां से अगर जो बात करें 2019 में जितेंद्र यादव जी, तो शालिनी यादव चुनाव लड़ी थी और सपा से लड़ी थी। उनको कांग्रेस से ज्यादा यानी कि 18.40% यहां पर वोट मिले थे और कांग्रेस को 14.38% वोट मिले थे। और अजय राय ही थे कांग्रेस से, जो इस बार इंडिया गठबंधन, आप इंडिया कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ऐसे में सपा ही क्यों नहीं चुनाव लड़ी, यहां पर कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? क्योंकि उनसे ज्यादा है। अगर दोनों के वोटों का प्रतिशत मिला दिया जाए फिर भी
बीजेपी के वोट प्रतिशत को कहीं छू नहीं पा रहे हैं आप लोग। तो ऐसे में सपा को अगर जो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाता तो सपा अपना कैंडिडेट उतारती तो ज्यादा बेहतर होता। जी देवेंद्र जी, धन्यवाद। आपने आपको प्रश्न किया है। देखिए, राजनीति में जब हम गठबंधन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं जहां पर हमें समझौते करने पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें जहां हम कांग्रेस से बहुत ज्यादा वोट पाते हैं। कानपुर की जैसे सीट ले लीजिए, यहाँ पर मौजूदा समय में हमारे 3 एमएलए हैं, चौथा एमएलए हमारा रनर था, कांग्रेस कहीं नहीं थी, लेकिन हमने वहां पर दिया। ऐसी बहुत सारी सीटें होती है गठबंधन में। जब हम गठबंधन धर्म निभाते हैं तो हम उसको समझौते करते हैं, कहीं हमें त्याग करना पड़ता है, और उसी हमने त्याग का और बड़प्पन का परिचय देखते हुए समाजवादी पार्टी ने बाकायदा हमने वहां कांग्रेस को मौका दिया है, और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन परिवार के कैंडिडेट को पूरी ताकत से चुनाव लड़ाएगी। हमारे कार्यकर्ता और जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी पार्टियां वो सब हमारे चुनाव लड़ाएंगी। बात आज की करनी है क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी वहां नामांकन कर रहे हैं। वैसे तो देवेंद्र जी, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, चुनाव आचार संहिता लागू है, तो देश की प्रधानमंत्री की हैसियत से प्रचार नहीं कर सकते हैं। वो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की और स्टार प्रचारक की हैसियत से ही प्रचार। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं और 13 मुख्यमंत्रियों को बुलाना, इतनी बड़ी कैबिनेट को बुला करके वहां पर जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन की जा रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को क्या किसी दल को दर्शा रहा है? वो उनको तो कायदे से आना चाहिए था, और जैसे सभी राजनीतिक दल और सभी राजनीतिक नेता अपने चुनावी क्षेत्र में जाते हैं, सादगीपूर्ण चुनाव का जो नामांकन होता, नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करते और उसके साथ ही बाकी पूजा अर्चना, बाकी परंपरा का कार्यक्रम है उसको तो करना चाहिए, और पूजा अर्चना करने के बाद सादगीपूर्ण उनको नामांकन दाखिल करना चाहिए था। और इसके बाद जो चुनाव के प्रचार के तरीके हैं, उनकी अनुमति होती है, कौन नेता आएगा, कहाँ जनसभा होगी, और उस तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए जो चुनाव के कार्यक्रम में जुड़ता है। प्रधानमंत्री जी इस तरीके से जो पूरे देश से एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ हताशा और निराशा, कहीं न कहीं कोई डर है। और जिस तरीके से अभी तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं और उन 4 चरणों के मतदाताओं के रुझान और परिणाम जो दिखाई पड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा कर चुकी है, और किसी के प्रधानमंत्री जी को पूरी ताकत लगानी पड़ रही बनारस में, जो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किसी व्यक्ति को इसकी कोई आवश्यकता है। बहुत दो सवाल आपकी बातों से निकल करके आए हैं जितेंद्र जी, 2 सवाल निकल करके आए हैं। एक तो आपने उदारता दिखाते हुए कांग्रेस को अपनी सीटें दे दी कि चलिए हम पिछले साल अगर ज्यादा प्रतिशत वोट पाए भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से लड़िए। दूसरी बात कोड ऑफ कंडक्ट की आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री धज्जियां उड़ा रहे हैं। 2 बातें हैं। शैलेंद्र सिंह, हम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, हम आपके पास आना चाहेंगे। सपा प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी ने 2 बातें कही हैं। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र नीतेंद्र माफ कीजिएगा, नीतेंद्र जी। जी नमस्कार। शैलेंद्र सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। शैलेंद्र सिंह जी, 2 बातें नीतेंद्र जी ने कही हैं। एक तो ये उदारता दिखाए हैं, जबकि हमने इनसे सवाल ये किया था कि अगर जो सपा अपने कैंडिडेट उतारती तो उसके वोट प्रतिशत पिछले कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा थे। हालांकि दोनों को जोड़ लिया जाए तो इस बार भी कहीं नहीं बैठते दोनों पार्टियां, अगर जो दोनों पार्टियों के वोट प्रतिशत अगर जो जोड़ लिए जाए तो क्या वास्तव में ये उदारता दिखाया गया है, यहाँ हार निश्चित थी इसलिए चलिए कांग्रेस को ही दे देते हैं? ये बातें हैं। दूसरी बात कोड ऑफ कंडक्ट की इन्होंने की है कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 मंत्री, और ये दिखाने का प्रयास, और जो प्रधानमंत्री के इस नामांकन में शामिल हुए ये कहते हुए कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो क्या बातें हैं? ये दोनों सवालों के जवाब हम आपसे लेंगे जरा जल्दी जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया, और सभी साथियों को नमस्कार जी। नमस्कार। जो पहली बात उन्होंने कही अपने उदारता की, डॉक्टर नीतेंद्र ने,
तो एक गठबंधन का धर्म होता है, उसमें कहीं कांग्रेस कुछ उदारता दिखा रही होगी, कहीं समाजवादी पार्टी, जैसे कि कांग्रेस कुछ ज्यादा सीटें मांग रही थी पहले चुनाव लड़ने के लिए लोग, लेकिन फिर वो 17 सीटों पे मान गए और 63 सीटों पे समाजवादी लड़ रही है। तो जब आपसी गठबंधन है तो उदारता तो स्वाभाविक है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये भी है जो आपने कहा कि वहां हार का डर है और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कोई अपना बड़ा नेता पिछली बार भी नहीं उतारा था, जबकि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता वहां से उतरा था। तो इस तरीके का अगर आप किसी बड़े नेता के मुकाबले बड़ा नेता उतारते हैं तो मैसेज जाता है, क्योंकि और ये होता रहा है पहले। जैसे अगर हम राजनाथ सिंह की बात कर लें जो लखनऊ से लड़ रहे हैं, तो पिछले बार पूनम सिन्हा को उतारा गया था जो बड़ा नाम जी आवाज नहीं आ रही जी जी दुरुस्त कराने का प्रयास आ रही जी जी आपकी आवाज आ रही है हमें, शायद नितेंद्र जी को नहीं आ रही है, डॉक्टर नितेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी 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 तो जब आप गठबंधन धर्म में हैं तो उदारता भी अपनानी पड़ेगी और रणनीति भी तैयार करनी पड़ेगी। अब इसके फैसले क्या होंगे ये देखने वाले हैं। खासतौर से अगर हम बनारस की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के सीट की, तो वहां पहले से एक सबको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। बाकी 4 जून को उसकी जो घोषणा है वो हो जाएगी। और जो आपने एक सवाल किया कि वो कोड ऑफ कंडक्ट का, देखिए भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता चुनाव लड़ रहा हो या बड़ा, उन्होंने जो भी नामांकन किया है वो बहुत मैनेज ढंग से किया है हर लोकसभा सीट पे। और हम जो एक बात सुनते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो अपने नामांकन के जरिए एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ना चाह रहे हैं कि जिसमें कि लगे कि उनके मुकाबले कोई और दल है नहीं मैदान में जी। तो ये प्रयास अगले जो दूसरे तमाम नामांकन हुए उसमें भी हुआ है। और चूंकि प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री के प्रति एक आकर्षण है देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का, उनके क्षेत्र के लोगों का। आप देखिए प्रधानमंत्री जहां भी रैली या रोड शो कर रहे हैं वहां पे बहुत भीड़ जुट रही है। शाम को उनका रोड शो होता है जिसमें आपने देखा होगा कि वो कमल का फूल में वो लाइट जलती हुई घूमती रहती जो शाम का है। तो शाम को जब लोग अपने घरों में आराम करते हैं फिर भी इतनी भीड़ रहती है, वो उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। और अब चुनाव की जो उल्लंघन की कोड ऑफ कंडक्ट की बात डॉक्टर नितेंद्र ने की है, अब ये तो हर चुनाव दर चुनाव जो भी अपने अपने हिसाब से कर रहा है। जब प्रदेशों के चुनाव होते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव को याद करें तो क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते प्रचार करने नहीं गए थे? बिल्कुल, बहुत सारी सीटों पे गए थे। तो अब चुनाव आचार संहिता और कंडक्ट बहुत सारी चीजें आज के जो समय है उसमें गोल गोल घूम रही है। हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड भी हैं हमारे साथ, प्रशांत राव, वो प्रॉपर जो है वाराणसी सीट पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार वहां से ये भी जानकारियां कलेक्ट कर रहे हैं। प्रशांत राव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है और खासकर वाराणसी में हुआ है, जैसा कि अभी डॉक्टर नितेंद्र यादव जी बता रहे थे? जिस तरीके से डॉक्टर नितेंद्र यादव जी कह रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की बात, तो देखिए ये चुनाव आयोग का मसला है। चुनाव आयोग को तय करना है कि कौन से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि जो विपक्षी दल है वो अपनी शिकायत जरूर चुनाव आयोग को दे रहे हैं, लेकिन निर्णय जो होता है वो चुनाव आयोग के पास होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास होता है कि आगे क्या करना है। अगर वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और शिकायत दर्ज कराएंगे तो चुनाव आयोग उनकी शिकायत को जरूर दर्ज करेगा। क्योंकि वर्तमान में अगर उनकी सिक्योरिटी की बात की जाए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं और संसदीय क्षेत्र उनका वाराणसी है, सांसद भी हैं और प्रत्याशी भी हैं, तो राष्ट्रीय नेता के तौर पर जिस तरीके से उन्हें जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो सिक्योरिटी मिलना चाहिए वही है।
हालांकि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षित व्यक्ति भी हैं और इसके साथ वो जिस पद पर है उन्हें मालूम है कि अगर किसी भी तरीके की यहाँ कोई भी मसला होता है तो उससे पार्टी की छवि धूमिल हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन वो उस जो है आचार संहिता उल्लंघन को लेकर वो शालीनता बनाए हुए हैं और अगर ऐसी कहीं गलती होती है तो निर्वाचन आयोग उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि वो स्वतंत्र संस्था है। तो प्रधानमंत्री हो या कोई आम आदमी हो उस पर ये मामले दर्ज हो सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से 11 मुख्यमंत्रियों के साथ 30 कैबिनेट मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे हैं, तो ये शैलेंद्र जी ने जो बात कही है मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जताना चाहती है कि हमारे अलावा कोई नहीं है। और वैसे भी देखा जाए कि कांग्रेस के वहां पर अजय राय चुनाव लड़ने के लेकर वहां पर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के शीर्ष नेता अभी वाराणसी नहीं पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी केवल 2 सीटों पे लगी हुई है, रायबरेली और अमेठी में। कांग्रेस ने अभी भी वाराणसी का ध्यान नहीं दिया है या कांग्रेस के नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वाराणसी जाकर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां पर पुख्ता तरीके से चुनाव की तैयारी करें। हालांकि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, अभी अखिलेश यादव जी भी वहां पर सक्रिय नहीं हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां सक्रिय नहीं हुए हैं। और इसके साथ ही क्योंकि इंडिया गठबंधन में बिहार के बॉर्डर पर ये जो कहा जाता है कि कुछ भोजपुरी भाषा का भी वहाँ प्रभाव है, बनारस का, और इसके साथ ही जो बिहार का रहन सहन भी मैच करता है। हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास, ठीक है, हम आएंगे आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसा कि तमाम आरोप लग रहे हैं तो आरोप लगाना विपक्ष का काम है, लेकिन जीत के प्रति आप लोग आश्वस्त हैं और दबी जुबान में शैलेंद्र जी भी इस बात की ये बात स्वीकार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये बस घोषणा होना बाकी है। तो क्या इस तरह से अगर जो इतने जीत के प्रति आश्वस्त हैं तो नितेंद्र यादव जी इस तरह के अगर जो आरोप लगा रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उसके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए देवेंद्र जी, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। प्रधानमंत्री का पद को सुरक्षा हासिल होती है, एनएसजी कवर होता है, इसमें कहीं भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है। जो मुख्यमंत्री भी आए हैं वो कहीं भी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नहीं आए, सब अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हुए उपस्थित हुए। मैंने समझ पाया कि नितिन पढ़े लिखे व्यक्ति होकर के ऐसी हल्की बात कैसे कर रहे हैं। चलिए, क्या सरकारी सुविधा ले रहा है? चलिए ठीक है। सरकारी गेस्ट हाउस प्रयोग कर रहा है? ऐसा नहीं है। ऐसे में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट बहुत कड़ाई से पालन हो रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद को जो सुरक्षा के तहत व्यवस्था दी जाती है उसके अतिरिक्त कहीं भी कोई सरकार सुविधा का प्रयोग नहीं कर रहा। चलिए, ऐसे में नितिन जी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब रही बात 11-11 मुख्यमंत्री, हम लोग विचारधारा परिवार से है। हमारे परिवार या बनारस से देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आज नामांकन कर रहा है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है हम मिलकर के तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जिता के भेजे। जी बिल्कुल, हमारी भी जिम्मेदारी है, बनारस की जनता की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, ठीक है, हम आएंगे विवेक जी आपके पास आएंगे हम। मेरी बात सुनिए, आपके पास लड़ने की स्थिति नहीं है। आपने भी इनसे पूछा भाई बनारस में तो कांग्रेस से ज्यादा वोट आप पाए थे, फिर बनारस में कांग्रेस को क्यों दे दिया आपने? तो बड़ी आइडियोलॉजी बता रहे थे। सत्यता ये है कि सारी हारने वाली सीटें इन्होंने कांग्रेस को पकड़ा दी है। कांग्रेस वाले उसको लेकर के समझ नहीं पा रहे कि रोए कि हंसे। उनको मालूम है कि सीटों पे कुछ होना नहीं है। 17 की 17 सीटों में रायबरेली को छोड़कर के कोई सीट ऐसी नहीं जिसपे 3-4 बार से कांग्रेस का खाता भी खुला हो, न सपा का खुला है। अब अजय राय के बारे में जैसा अभी आपके प्रशांत जी ने बताया कि उनके यहाँ कोई कांग्रेस का बड़ा नेता प्रचार करने नहीं जा रहा, सपा का नहीं जा रहा। भाई आपको मालूम है आपकी हार वहां तय है, हमको मालूम है कि हमारी विजय तय है। तो विजय का तिलक लगाने सब जाएंगे ना।
बस सीधी सी बात है। चलिए, नितेंद्र यादव जी की आवाज की मुस्तक जी, हम निवेदन करेंगे अपनी टीम से कि हमारे मेहमानों को प्रॉपर एक दूसरे की आवाज भी पहुंचती रहे तो बेहतर होगा। तो नितेंद्र जी, हम आपके पास आ रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि अगर जातीय गणित उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा चलता है, जातीय गणित के हिसाब से मुस्लिम 20% और हिंदू 75%, अन्य धर्म के लोग भी 5% हैं, तो क्या माना जाए कि धार्मिक लिहाज से भी अगर यहां पर वोट होते हैं तो यहां पर बीजेपी के पक्ष में ज्यादा मतदान करने वाले हैं, क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ही हो रहा है। क्या मानते हैं आप, धार्मिक आधार पे यहां पर मत पड़ते हैं या नहीं? ऐसे इंडी गठबंधन जी, इससे इंडी गठबंधन को हानि है? देवेंद्र जी, तो ये प्रश्न आपका है, आपकी तरीके से हो सकता है, आपको अधिकार है किसी तरीके का प्रश्न करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में और जब देश में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी को सरकार चलाने का मौका मिला हो, उसके बावजूद भी लोगों को धार्मिक आधार पर वोट मांगने की जरूरत पड़ रही हो। इस देश में विकास के नाम पर अब वोट पड़ेगा। 10 वर्ष तक आपने जो भी वायदे किए थे, आप जब चुनाव में आए थे तो आपने बड़े बड़े वायदे किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, किसानों की हालत आप सुधारने की बात करते आए थे, आप 15 लाख रुपए देने आ रहे थे, आप किसानों को 2 गुना उनकी आय करने जा रहे थे, 2 करोड़ नौजवानों को आप रोजगार देने जा रहे थे। इस तरीके के आप वायदे करके आए थे। पेट्रोल डीजल सस्ता करने जा रहे थे, सस्ता गैस सिलेंडर देने जा रहे थे, इस तरीके की वायदों के साथ आप आए थे। 10 वर्ष आपको देश की जनता ने सम्मान के साथ इस देश में राज्य करने को दिया। क्या आपने अपने उन मुद्दों को कहीं छुआ? क्या आपने सिलेंडर सस्ता किया है? क्या नौजवानों को आपने 20 करोड़ नौजवानों को 10 लाख रोजगार दिए हैं? क्या किसानों की आमदनी आपने दोगुनी की है? क्या पेट्रोल डीजल सस्ते हुए हैं? ये सवाल है। इन सवालों पर इस बार चुनाव होने जा रहा है और देश की जनता प्रधानमंत्री, अब आप ये नहीं कह सकते कि 70 वर्षों तक कांग्रेस का रोना रोते रहे, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस वो नहीं किया, दूसरी सरकारों ने ये नहीं किया। अब ये बात देश की जनता सुनना नहीं चाहती। अब आप नहीं कह सकते देश का हिंदू खतरे में, क्यों? क्योंकि आप 10 वर्ष से राज्य कर रहे हैं और आप जब देश में आप क्या सुरक्षा प्रदान नहीं किए, आप वार्ड के सभापति राष्ट्रपति तक आप बैठे, इसके बावजूद अब आप धार्मिक उन्माद के नाम पर कोई चुनाव नहीं कर सकते। अब देश की जनता आपसे सवाल कर रही है और इन्हीं सवालों पर देश का युवा रोजगार चाहता है, वो जॉब चाहता है, देश का डेवलपमेंट चाहता है, किसान खुशहाली चाहता है, बेरोजगारी से मुक्ति चाहता है। तो आज सवाल ये है, बेरोजगारी का सवाल है, किसान की तरक्की का सवाल है, खुशहाली का सवाल है। तो आपने जो सपने दिखाए थे खुशहाली के, अच्छे दिनों के, अब अच्छे दिनों पर लोग सवाल कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा कि आपने 10 वर्षों के काम का हिसाब देना होगा और देश की जनता हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट डालने नहीं जा रही है। देश की जनता जी। डॉक्टर नितेंद्र जी, अगर बीजेपी को 63.62% वोट मिलते हैं जी, वोट मिला था जी, मिला था, मैं आपसे कह रहा हूँ जी, मिला था, हम वही कह रहे हैं सर। और सपा अपने आप को मुस्लिमों का हिमायती मानती है और 20% मुस्लिम है। यादव भी कम नहीं है, यहाँ पर 1 लाख के करीब यादव भी हैं। अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो उस हिसाब से भी पिछले लोकसभा में आपने वोट नहीं पाया था, आपकी पार्टी ने 18.40% वोट मिले थे। मैंने फिर कहा ये देश लोकतंत्र है, तो वही मैं कहना चाह रहा हूं सर, जात के हिसाब से वोट नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल, देश की जनता जात के हिसाब। मैं वही कह रहा हूं कि वाराणसी की जनता, देश की जनता की बात छोड़ दीजिए, जातीय गणित हर पार्टियां लगाती हैं और ये स्वीकार भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ इस
निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। निश्चित रूप से देवेंद्र जी, आप जवाब दे दी। निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जहां कहीं भी जिन सीटों पर देश के बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, हर देश के उस क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। देश का बड़ा नेता हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़े, मैंने देखा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए, सारे जाति मत संप्रदाय सारे समुदाय के लोगों ने कल खुल करके आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में सारे जातीय समीकरण ध्वस्त हो गए और सभी ने खुल करके बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें गलत बात क्या है? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको लोगों ने वोट किया इसलिए कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा और होना चाहिए। वहाँ कहाँ मजहब का धर्म आता है? और लेकिन जब 10 साल आपको मौका मिला है और अब आपसे जनता हिसाब मांग रही है कि आपने क्षेत्र में हमारे देश का क्या विकास किया और हमारे क्षेत्र का क्या विकास किया। और इस बार जो प्रदेश की बनारस की जनता वोट डालेगी वो विकास के नाम पर वोट डालेगी, वो प्रधानमंत्री से 10 वर्षों का हिसाब से मांगेगी कि आप हमारे क्षेत्र के साथ वाराणसी की जनता प्रधानमंत्री से हिसाब मांग रही है और इस चुनाव में हिसाब मांगेगी, ऐसा आप कहना चाहते हैं? चलिए जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शैलेंद्र जी, हम आपके पास थोड़ी देर रुक करके आएंगे क्योंकि हम अब जाना चाहते हैं अपने लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास। प्रशांत राव, क्या इस समय वाराणसी में ये स्थितियां हैं कि जनता पीएम से जवाब मांग रही है? क्या इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कुछ कि मैं जी मांगती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वहाँ वायदा कर रहे थे और उन्होंने विकास की बात कही थी, तो बनारस में वो विकास अब दिखता है। विदेशी पर्यटक भी आते हैं और देश के कोने कोने से पर्यटक आते हैं, तो विकास निश्चित तौर पर जो भी जनप्रतिनिधि आता है वो अपने तौर पे करता है। रही बात, क्योंकि डॉक्टर नितेंद्र जी विपक्ष के प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में उनको हक है कि वो किसी भी जनप्रतिनिधि से सवाल कर सकते हैं और उनसे ब्यौरा ले सकते हैं। लेकिन जो बात उन्होंने अखिलेश यादव जी के लिए कही कि वो कन्नौज से चुनाव लड़े और वहां से जीते, उन्होंने विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो ये एक जनप्रतिनिधि का ये धर्म भी होता है कि जनता के प्रति पूरी ईमानदारी से जो वायदे करके आए हैं उन्हें पूरा करें। क्योंकि अखिलेश यादव जी वहां पर 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो निश्चित तौर तक उनका प्रजा का पालन करना, उनके मांगों को पूरा करना यह अखिलेश जी का धर्म था। कोई एहसान किसी नेता का जनता के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि एक एक मत अमूल होता है और एक एक मत से ही किसी जनप्रतिनिधि के भाग्य का फैसला होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अखिलेश यादव जी हो, या फिर मायावती जी हो, या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई भी नेता हो। लेकिन अब बात क्योंकि वाराणसी संसदीय क्षेत्र की हो रही है और अगर यहाँ देखा जाए कि 1900 के दशक से 1957 के बाद यहाँ 6 बार कांग्रेस रही और एक बार यहाँ कांग्रेस को बीच में मौका मिला। लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। यहाँ की जो आबादी है वो 70% यहाँ पर 75% यहाँ पर हिंदू आबादी है, 20% यहाँ मुस्लिम है, उसके बाद यहाँ दलित नंबर आता है। तो ऐसे में देखा जाए क्योंकि जो 20% जो वोट है वो समाजवादी पार्टी अपने पाले में हमेशा गिनकर चलती है। लेकिन जो 2019 के आंकड़े रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 63% से ज्यादा यहाँ पर मत मिले, समाजवादी पार्टी जो कि वहां चुनाव लड़ रही थी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के साथ 18% मत मिले। ये बहुत अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी नरेंद्र मोदी के सामने। प्रशांत, हम अपने दर्शकों को दिखाना और बताना चाहेंगे कि जो मत प्रतिशत है समाजवादी पार्टी का 2019 में वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो अभी अभी ग्राफ चल रहे थे, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी दिखाया जाए। इसके बाद दूसरा ग्राफ जो चल रहा था जिसमें सपा का जो पिलर था वो ज्यादा ऊंचा था। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अगर फुल दिखाएं तो हम आपको परसेंटेज भी बता दें हमारे दर्शकों को कि कितने प्रतिशत ज्यादा वोट मिले थे यहाँ पर। तो ये प्रतिशत दिखा रहा है, सपा को 14 मैंने पिछले के मुकाबले 14% ज्यादा और बीजेपी को 7% की बढ़ोतरी हुई थी। यहाँ पर कांग्रेस में भी 7% की बढ़ोतरी हुई थी। तो ये यहाँ आंकड़े बता रहे हैं 2019 के, सपा में ज्यादा वृद्धि हुई थी और वृद्धि के बाद ये 18% पहुंचे थे। अब ये देख लीजिए, तो यहाँ जातीय समीकरण तो ध्वस्त होते दिख रहे हैं। हम अपने मेहमानों के पास पुनः रुख करेंगे। यहाँ पर जातीय समीकरण ध्वस्त होते दिख रहे हैं और सपा बढ़कर के 14% की बढ़ोतरी हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से, तो आप वहां तक 18% तक पहुंचे थे। यह स्थिति थी। तो यहाँ ये जातीय समीकरण तो ध्वस्त हैं, जनता अब कह रहे हैं कि जवाब मांग रही है। तो जवाब क्या वहां पर विकास नहीं हुए हैं? शैलेंद्र जी के पास हम आना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं।
शैलेंद्र जी, क्या लगता है कि वाराणसी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे उस पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं? जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, प्रधानमंत्री ने 2014 में वहां चुनाव लड़ा और 2019 में अगर उन्होंने वादे पूरे नहीं किए होते या जनता उनसे खुश नहीं होती तो 2019 का चुनाव वो नहीं जीतते। और 2024 का जो चुनाव है, जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, तो जनता उनसे खुश है। अब बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो नहीं भी पूरी होती हैं और उन्हीं को उठाने का काम विपक्ष का होता है। सांसद जो होता है वो तो चुनाव जीतता है, लेकिन एक जो विपक्ष है जो चुनाव नहीं जीतता उसकी जिम्मेदारी कम नहीं होती। अब जो विपक्षी दल हैं उनको जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को घेरना चाहिए था उसमें नहीं वो सफल हो पा रहे हैं। जो एक यूनाइट होके आना चाहिए था इंडिया गठबंधन को, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, इनको एक कंबाइंड प्रयास करना चाहिए था कि मोदी को घेरे। बिल्कुल, लेकिन वो उस प्रयास में वो असफल हुए हैं। और अब मोदी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने दिखा दिया कि उनकी रणनीति ज्यादा बेहतर है और वो बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी, बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और चूंकि अब बस समय की अपनी बाध्यताएं हैं, समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया है और इसमें मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद विधायक भी शामिल हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़, जिस तरह के प्यार और जिस तरह की उमंग जनता में देखी जा रही है, वास्तव में एक लोकप्रिय नेता को देखने के बाद ही वो उमंग दूसरों में महसूस की जा सकती है। तो खैर, अब चुनाव होंगे यहाँ पर और मतदान भी होगा। यहाँ पर प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बीएसपी से प्रत्याशी हैं और भी तमाम निर्दलीय हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जीत होती है किसकी। वैसे तो सभी को कुछ कुछ अनुमान है ही, लेकिन जीत किसकी होगी ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल